मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोगों पे मेरी नज़र है। अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हुई या मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो अपनी कब्रों का बंदोबस्त कर लेना। गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपने 4 बॉडीगार्ड्स को कहा, जिन्होंने उसकी बात पे एक वक्त में सर को हम करते हुए कहा, यस बॉस। वो ग्लासेस पहनकर गाड़ी में बैठ गया। तेज सो चुकी थी, लेकिन रास्ते में उसे तंग कर रही थी कि उसका दिल खराब हो रहा था, सर चकरा भी रहा है, बार बार मतली की कैफियत हो रही है। रमशा का दांत भी रिमूव हुए 1 दिन हो गया था, मगर उसका दर्द समझ से बाहर था। वो तो फिक्रमंद हो गया, शायद डॉक्टर ने ठीक से काम नहीं किया। फिर सोच में पड़ जाता कि कभी कभार वो गैर ज़रूरी लोगों पे शक करने लग जाता है। उस डॉक्टर से रे को कल तक तकलीफ नहीं हुई, आज वैसे ही बदलते मौसम की वजह से तबीयत खराब हो गई है। उससे सोचा वो रमशा के लिए फूल लेने जाए। जब कमरे में फूलों की महक आएगी तो रे खुद को अच्छा फील करेगी। और वो वैसे भी शादी हो गई थी उनकी, और सिकंदर ने उसे अब तक फूल नहीं ला कर दिए थे। उसके साथ तो से आती थी। फ्लावर शॉप के करीब पहुंचने के लगे, उसी वक्त हन्नान का फोन आ गया। भाई, डीमन कापू साहब रोज जाकर तो हमें भूल गए। कैसे हो? वहां पे सब ठीक तो है ना? देखो, बात भी कौन कर रहा है जो आजकल अपना होश भी भूला बैठा है। कैसे याद आ गई मेरी? सिकंदर ने अपने कॉलर को ठीक करते हुए गला खंगार कर कहा, गिले करने का हक वैसे मेरा बनता है कमीने इंसान। पता भी है तेरी वजह से कितना ख्वार हो रहा हूं। कहा भी था मैंने, मत इस शफकत को मार, मगर नहीं करनी भा साहब ने तो अपनी ही होती है। वो जब फ्लावर शॉप पे पहुंच गया तो गाड़ी से उतरते हुए बोला, क्या प्रोग्रेस है? अभी तक तो जज को पटा रहा हूं, जो कि हमेशा से मेरा काम रहा है। शाबाश, लगे रहो बच्चे। और सुन, अब बीवी आ रही है, तमीज से घर में उसे अच्छी तरह टाइम दो, वरना अगला खून मैंने तुम्हारा ही करना है। हाँ हाँ, अब मेरी बीवी को तो एक भाई मिल गया शिकायतें लगाने के लिए। ये तो राइना क्या क्या कहती है तुमने? जो कुछ भी कहती है तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारा काम है मेरी सुनना। और मैं कह रहा हूँ बीवी को टाइम देना है। अब हर कोई तुम्हारी तरह जनमरीद नहीं हो सकता, सॉरी। सिकंदर बातें करते हुए अंदर आया और इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूलों को देखने लगा। फिर फूलों को देखकर उसकी नजर सामने बड़ी सी जीप की तरफ गई तो बोला, काम ठीक तो जा रहा है ना? हाँ, यही बताना था। काफ़ी तब्दीली देखी है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग से तो बहुत असर पड़ा है। वैसे तुम बड़े तेज़ नज़र हो, इंसान की शक्ल देखते ही उसकी काबिलियत जान लेते हो। बस तुम सिकंदर हदीद नहीं हो ना, इसलिए। सिकंदर शरारत से बोला। फ्लावर लेडी एकदम सिकंदर के पास आई और उससे पूछने लगी कि कौन से फूल चाहिए। वाइट एंड पिंक लिलीज, सिकंदर ने उसे बताया। फूलों के नाम क्यों ले रहे हो? ये किसी किस्म का कोड है? नहीं तो फिर फूल ले रहे हो किसके लिए? शर्म कर हन्नान, बीवी है तेरी, फिर भी नहीं पता फूल किसके लिए लेते हैं? फूल बीवी के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए लेते हैं। सर कितने? सिकंदर को हनान की बात पर गुस्सा आया। फोन को पकड़े उसको जवाब देने की बजाय फ्लावर लेडी से बोला, जितने आपके पास हैं। और तुम मत भूलो कि मैं इस मामले में तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा साला बन जाऊंगा। खबरदार ऐसी बकवास की। ये पूरी दुकान फूलों की तो सिर्फ बीवी को इम्प्रेस करने के लिए ले रहा है। जी नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल भी खराब हो रहा था, बार बार कह रही थी सर चकरा रहा है, और उसका दांत भी रिमूव हुआ है, शायद इस वजह से। मैंने कहा बेटर फील करे। वैसे तुम बेहतरीन मिसाल हो जनमरीदी की। अंग्रेज दूरबीन से उसे देख रहा था। स्नाइपर राइफल का निशाना बिल्कुल फ्लावर शॉप की तरफ था। बस वो इंतजार कर रहा था कब सिकंदर हदीद उस शॉप से बाहर निकले। अच्छा रखता हूँ, मुझे पेमेंट करनी है, अपडेट देना। उसके बाद मुझे आदिल से बात करनी है, वो बहुत परेशान है। यार उस तरफ से तो मुझे काफ़ी मायूसी हो रही है। सिकंदर, मुझे लगता अब मज़ीद कोशिश बेकार है। सिकंदर की डिक्शनरी में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। तुम उससे बात करो और उसे जोर दो, कहो सख्ती करे उस पर, कुछ भी करना पड़े उसे करे। अच्छा, रमशा का ख्याल रखना। बख्त ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी बेटी ठीक है, उसका ख्याल रखना। शार्प शूटर का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। कितनी देर आगे क्यों लगा रहा है, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? ये आप इस एड्रेस पे भिजवा दीजिएगा, जल्द से जल्द हो सके। उससे फ्लावर लेडी से रूसी जुबान में काट पकड़ाते हुए कहा, जिससे उसकी बात पे सही ला दिया। 5, 10, 8, 11, 21, 26। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीतता जा रहा था। उसके बाद उससे अपने बाजू की चिल में चीरते हुए दर्द को महसूस किया।
उसके बाद उसे अपने कंधे पे भी ऐसा दर्द महसूस हुआ। उसको 2 बार शूट किया गया। वो जल्दी से स्नाइपर राइफल पकड़कर बिना देखे शॉप में ही अटैक करने लगा था कि सिकंदर ने उसकी गर्दन पे ड्रग इंजेक्ट किया और उसका बाजू घुमाकर उसे रेलिंग के नीचे सिरकाया। लगता है इस खेल और काम में नए आए हो। तुम लोग प्लानिंग करते ही नहीं हो। इससे पहले ही हम खुद को तैयार कर लेते हैं माय बॉय। फ्रेड और नीश, जरा अंदर की तलाशी लो, इसको मैं देख लूंगा। 15 मिनट का फासला है और ट्रैफिक की वजह से मजीद घंटा लग जाएगा। भाई कोई और रास्ते से नहीं निकल सकते? बख्तावर उससे बड़बड़ाते हुए एकदम ऊबर ड्राइवर से मुहाती हुई। बाजी, आपको तो दिखाई दे रहा है सारे रास्ते ब्लॉक है। जब तक आगे से रश कम नहीं होता निकलने का कोई चांस नहीं। हानी मामा को पता चला कि मैं ऊबर में आई हूँ, वो भी इस पे है। ऊपर से मैंने देर लगाई है तो मेरा वही कचूमर बना देंगे। मामा तो बाद में हर्षे करेंगे। हानी मामा ने तो जान निकाल देनी है। कह दूंगी एक दोस्त आई थी उससे ड्रॉप कर दिया। अभी तो 15 मिनट का फासला, पैदल चलकर फटाफट घर पहुंचूं। अच्छा भाई, राइड यहीं एंड कर दे। कोर्ट की वजह से उसे सिर्फ 20 रुपए देने पड़े और वो गाड़ी से निकलकर रोड क्रॉस कर अपनी गली की तरफ आई। दिल ही दिल में वो सोच रही थी, मामा तो उसके घर के निकलने पर पूरी फौज उसके पीछे भेजते थे। अगर आज उन्हें पता चले कि वो अकेली सफ़र करके आई और ऊपर से वो अब पैदल सड़क क्रॉस करके घर की तरफ जा रही है, तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाना है। जानती थी मामा उसके और आपी के मामले में कितने हसास थे। अम्मी और नानी की मौत के बाद तो मामा का पोसेसिव होना बनता था, क्योंकि उन दोनों के अलावा आखिर उनका कौन था। वो अपनी सोचों में इतनी गुम हुई, जब एकदम कुत्ते के भौंकने की आवाज़ पर वो एकदम अलर्ट हुई। उससे एकदम उछलकर इर्द गिर्द देखा तो अचानक उसकी नज़र एक लंबे चौड़े आदमी पर गई, जिसका रंग रात की तारीकी में नजर न आने के बराबर लग रहा था। ऊपर से रस्सी पकड़ते कुत्ते, जर्मन शेपर्ड, जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था और पागलों की तरह भौंक रहा था। बख्तावर एकदम खौफ से तेजी से मुड़ी और बड़े बड़े कदम उठाती वो नाक की सेध में चलती गई। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं डरना। अगर डरोगी तो ये आदमी फ़ायदा उठाएगा। वो खुद को दिल ही दिल में बार बार बावर करवाती रहती। मगर जब उससे महसूस हुआ कि वो कुत्ता और शख्स उससे बिल्कुल करीब आ रहे, तो अब तो उससे भागना शुरू कर दिया। बस पता नहीं क्या हुआ था कि उससे दौड़ लगा दी और 1 मिनट भी रुकने का नाम नहीं लिया। बस भागती भागती कुत्ते की भौंकने की आवाज़ अभी भी उससे करीब सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था अब उस आदमी ने अपनी रस्सी छोड़ दी है और वो कुत्ता उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे आ रहा है। अब कुत्ते की आवाज़ कहीं पीछे रह गई, सुनाई दी तो सिर्फ अपनी बेतरतीब सांसें। वो मुड़कर दाईं तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से आते ट्रक को देख नहीं पाई। इससे पहले ट्रक उसको कुचल के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, किसी के मजबूत हाथों ने उससे अपनी तरफ खींचा और उससे अपने घेरे में लेकर उसकी ज़िंदगी बचाई। बख्तावर तो एकदम शौक में चली गई। अभी जो उससे अपनी मौत बिल्कुल करीब दिखाई दे रही थी, तो उससे मिन वो कैसे किसी के बाजू में आ गई थी। उसको होश थोड़ी ही सेकंड में आया जब किसी ने उसे छोड़कर तेजी से सख्त आवाज में कहा, किससे पूछे बगैर तुम घर से बाहर निकली थी? बोलो, जवाब दो। हदाद ने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। बख्तावर पहले से जो डरी थी, वो हदाद की तेज आवाज़ पर मजीद काम गई। अगर मुझे 5 सेकंड देर हो जाती तो अभी तुम्हें ट्रक कुचल देता, फिर कहाँ जाता मैं? बख्तावर ने एकदम चौंक कर उसे देखा। वह गुस्से से ज़्यादा काफ़ी परेशान लग रहा था। उसके लिए परेशान, मगर ये तो मुझे पसंद नहीं करते। अकेले सड़कों पे कहाँ घूम रही थी? इतनी तुम प्रिंसेस हो कि जरा सी बात पर घर से बिना बताए निकल पड़ोगी। ये नखरे तुम अपने घर कर सकती हो, मेरे अंडर प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन वक्त ने उसे मुकम्मल नहीं करनी थी। उसके साथ लगकर रोने लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगा मेरे मामा नहीं है तो मुझे लोग नोच खसोट कर रख देंगे, मगर इस दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं। थैंक यू, यू आर माई लाइफ सेवर। हदाद की बोलती लाइफ सेवर पर बंद हो गई। दालियो मो इसको यूगो, वो जो सिंह पर झुकी मतली कर रही थी, एकदम बाहर एक सख्त अनजानी आवाज में किसी को बोलते हुए चौंक पड़ी। नियट। वो एकदम उछली, फिर उसके धारने पे वो समझ गई कि वो कोई और नहीं सिकंदर है। स्टैंड पे लगे छोटे से तौलिए को उठाकर अपना मुंह साफ करते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, तो उससे देखा सिकंदर जैकेट बेड पे फेंके, चक्कर काटते हुए एक हाथ से फ़ोन कान पर लगाए, दूसरे पे अपने बाल बिखेरते हुए तेज लहजे में कह रहा था, हॉरिशो। फ़ोन बंद करके उससे फ़ोन सोफे पर फेंका। ऑल गुड।
रमशा की बात पे सिकंदर ने एकदम अपना सर घुमाया और एकदम उसके पीले सर चेहरे को देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदले, तेजी से एकदम उसके सामने आया। क्या हुआ तुम्हें? ये रंग इतना पीला क्यों हुआ है और इतनी ठंडी क्यों लग रही हो? इधर बैठो। उससे कंधे को थामकर उसके बोलने से पहले ही उसे बिठाया। पानी या जूस या कुछ खाने को मंगवाऊं? मैं ठीक हूँ सिकंदर, मैंने आपसे पूछा। ऑल गुड। और आप? उसकी बात साहब ने मुकम्मल नहीं होने दी। भाड़ में गया मैं। यहाँ तुम ऐसे लग रही हो जैसे 2 मिनट में मरने वाली हो और मुझसे पूछ रही हो ऑल गुड। बताओ क्या हुआ है? कुछ लाऊं मैं? दोबारा तो नहीं दिल खराब हुआ? वो झुककर उससे पूछने लगा। उसके अंदाज में इतनी फिक्र और नरमी थी कि रमशा मुस्कुराए बगैर न रह सकी। हाँ, दिल मुंह को आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, सांसें उखड़ रही हैं। इससे पहले वो बात मुकम्मल कर थी, सिकंदर के तासुरात दहशत अंगेज हो गए। काबू साहब बाकायदा उन्हें उठाकर दरवाजे की तरफ लेकर जाने वाले थे जब वो हंसकर उसके हाथ जोर से पकड़े उसके अंदाज को समझते हुए बोली। उफ खुदाया, कभी कभार आप पागलों की जैसी हरकतें क्यों कर शुरू कर देते हैं? मेरा कल दांत रिमूव हुआ है और आप? बस नया माहौल है, नई जगह है, होम सिकनेस है और कुछ भी नहीं। सिकनेस क्यों है? मुझे लगता है वो डॉक्टर ही खराब थी, उसी ने कुछ किया है। उसी दिन बंदा ठीक हो जाता, आज दूसरा दिन और ऐसा लग रहा है जैसे उससे तुम्हारे जिस्म से आधा खून निकाल दिया हो। रमशा खुलकर हंसने लगी। माय गॉड, मेरा हस्बैंड अब लेडी डॉक्टर को मेरे लिए ट्रैम्पल करेगा? सबको करूंगा, यहाँ तक कि खुद को भी, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। और तुम हंसो मत, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब हंसो भी ना, पहले इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, अब हंसने पे भी पाबंदी। इस वक्त तुम बिल्कुल बख्त लग रही हो। सिकंदर कहते हुए अब उसके जरा फांसे पर लेटकर आंखें मूंद चुका था। वक्त से याद आया, मेरी उससे बात करवा दे। सिकंदर ने हल्की सी आंख खोलते हुए उसे घूरा। रमशा समझकर मुस्कुराहट दबाने लगी। मतलब तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं सुकून से तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं? आपको रोका किसने? मगर बस मुझे उसकी हैरियत पूछनी है। हैरियत कम, मेरी शिकायतों का अंबार उस थानेदारनी साहिबा को लपटाकर मुझे कुटहरे मिला खड़ा कर दोगी। और इस वक्त मैं अपनी भांजी का लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसको सुकून से पेपर देने दो, ऑलरेडी उसे कोई शौक नहीं है पेपर देने का। वो कुछ कहती दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं देख के रमशा उड़ने लगी कि सिकंदर ने लेटे लेटे उसका बाजू पकड़ा। द उसे जैसे ही ऊंची आवाज से कहा, दरवाजा खोलकर नीश फूलों की बास्केट पकड़कर अंदर आया। सर, उसे सर को हम देते हुए सिकंदर को कहा, इसे सामने रख दो। और बाकी फूल कहाँ हैं? स्वीट के लॉन्ज में रख दिए हैं, आपने कहा था सिर्फ एक बास्केट लाना। ओके, गो। ये क्या है? ये तरबूज है। सिकंदर की तंज करने पर रमशा चिढ़ी। खिला लिलीज किसके लिए मंगवाए? पता नहीं। कहते साथ ही वो तकिया उठाकर अपने सर के नीचे रखते हुए आंखें मूंद कर तकरीबन सोने के लिए तैयार लग रहा था। रमशा उससे एक लम्हे के लिए देखते हुए कंधे झुकाकर उठी और उससे फूलों का गुच्छा उठाकर उन्हें उंगलियों के पोरों से छुआ। फिर नाक से उसकी उठती महक को अपने अंदर उतारते हुए उससे उसको फ्रेश फील करना चाहा, मगर पता नहीं क्यों उसकी खुशबू उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। उससे फिर उसे सूंघना चाहा तो उसको लगा कि एकदम उसका सर चकरा उठा हो। सिकंदर। वो करवट लेते हुए आंखें बंद करते हुए बोला, ये रशिया में फूलों की ऐसी महक होती है? कैसी महक? रमशा ने अपने सर को जोर से झटका। ऐसा लगता है जैसे कोई नशा आवर चीज को सूंघ रही हूँ। अब सिकंदर की पट से आंखें खुली, तेजी से उठकर उसे देखा। रमशा फूलों को टेबल पर रख रही थी। उसके चेहरे के तासुरात उसकी ठीक तबीयत का पता नहीं दे रहे थे। खामोशी से उठकर वो उसके पास आया और उससे एक फूल निकाल कर उठाया और उसकी स्मेल चेक की। मुझे तो ठीक लग रहे हैं, तुम्हें? वो एकदम चौंका। कहीं तुम्हें एलर्जी तो नहीं है? ओ गॉड, ओ गॉड, तुम तो फूलों से वैसे भी दूर ही रहती हो। मैं भी इन्हें फेंकता हूँ। बस अचानक से उसे क्या हुआ कि उससे फूलों को उठाकर तेजी से जाने लगा। तो रमशा सर पे हाथ मारते हुए खड़े होकर उसके रास्ते में आकर फूल उससे लेते हुए बोली, आपको मैं इतने प्यारे से फूलों को ट्रैम्पल करने नहीं दूंगी। ऑलरेडी आप हर शय से लेकर हर इंसान को ट्रैम्पल कर चुके हैं, अब इनको तो बख्श दे। और मिस्टर वियर्ड, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जिंदगी में साहब ने फूल नहीं दिए और जब बिलावे दे दिए तो मेरी जरा सी कंप्लेन पर उन्हें ट्रैम्पल करने वाले थे। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी लग रही है कि। मगर रमशा ने उसकी बात काटी। ये बात जहन से निकाल दे सिकंदर कि मुझे कुछ हो जाएगा।
अभी से आपकी ऐसी हालत है तो पता नहीं ऑपरेशन वाले दिन क्या होगा। सिकंदर मुस्कुरा पड़ा। उसके कंधे पे अपने बाजू रखते हुए वो कुछ सोच कर हंसा। सोच रहा हूँ हन्नान को बुला लूँ, क्योंकि तुम तो मुझे ट्रैम्पल करने से रोक नहीं सकोगी। जब होश आए ये ना हो सारे के हशर बिगड़े हों। रमशा ने अपना कंधा झटका। खबरदार, आपने किसी और को इस दौरान कुछ कहा? आई स्वेयर सिकंदर, मैंने बोलना छोड़ देना है, फिर सारी जिंदगी गूंगी के साथ सर खपाते रहिएगा। सिकंदर सर खुजाते हुए बोला। अच्छा, अब ये ज्यादा हो गया है। इससे भी ज्यादा होगा अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। शोहर बने, क्रीपी ऑब्सेस क्रिएचर नहीं। अगर नॉर्मल हो गया तो खुद ही चिढ़ोगी कि मुझे अपना दूध वापस चाहिए। एक तो तुम लड़कियां सदा की नाशुक्री ही रहोगी। उससे रमशा को देखा जो फूल रखकर फ्रिज से स्प्राइट की बोतल निकाल रही थी। सिकंदर ने उसे घूरा, फिर सर हिलाकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ा। आज के दिन वो बहुत ज़्यादा थक गया था। रमशा मुड़कर उसे देखने लगी तो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। जो भी था, ये क्रीपी ऑब्सेस क्रिएचर दिलो जान से भी ज़्यादा अजीज था। हठात ने उसे तेजी से साइड पे किया। उस पर वक्त एकदम सिसक पड़ी। अब डर जैसे ही गायब हुआ था तो उसे अपने बाजू में जलन के एहसास से सिसकने पर मजबूर कर दिया। उसे सिसकने पर हठात ने उसे देखकर वक्त के बाजू से खून निकल रहा था। एकदम उसके माथे पर बल आए। ये क्या करके आई हो अब? अच्छी खासी समझदार लगती हो मुझे। अब हन्नान से बात करनी पड़ेगी। बख्तावर ने अपने बाजू को देखा तो उसे याद नहीं आया कि उसे ये लगा कब था। होश ही इतने गुम हुए थे कि पता ही नहीं चला बाजू कांटे की बदौलत जख्मी हो चुके थे। अदार ने जैसे हन्नान का नाम लिया तो बख्तावर ने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा, प्लीज़ मामा को मत बताइएगा, वो बस एक कुत्ता। प्लीज़ आप मामा को कुछ नहीं बताएंगे। मैं प्रॉमिस आपको तंग नहीं करूँगी। बस, अब मिन्नत मत करो और चलो, वरना मैं असल में अब तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारी अकल टिकाने में आए। वो कह तो बड़े गुस्से से रहा था, मगर उसकी नसें उसके बाजू की तरफ मरकूज थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा कि बख्तावर तेजी से उसके सामने आए। प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे मामा जितने स्वीट हैं उनका गुस्सा उतना ही तबाहकुन। अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे हर्षद बिगाड़ देंगे। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। शुरू में 2-3 लगाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब बैठो। बख्तावर अपना सर झुकाकर गाड़ी की पैसेंजर सीट खोल कर बैठी। अदाद ने उससे मुड़कर देखा। वो दुपट्टे से अपने आंसू पूछ रही थी, वो भी जल्दी जल्दी, ताकि अदाद उसके आंसू न देख ले। अदाद ने गहरा सांस लेकर सीधा फ़ोन निकाला और कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाते हुए कुछ सेकंड बाद बोला, हाँ हन्नान, वो मैं बख्तावर को पिक कर चुका हूँ। ड्राइवर को वक्त नहीं भेज दिया था क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। डर रही थी कि तुम गुस्सा मत करो कि टाइम ज़्यादा लगा दिया। वो हंस पड़ा। अच्छा, रखता हूँ, रात को मुलाकात होगी। वो चलकर आया तो ड्राइविंग सीट पे बैठकर उसे देखने लगा, जो मुंह शीशे की तरफ कर चुकी थी। मामा को आपने कंप्लेन कर दी? बख्तावर की बात पर उससे गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। नहीं तो ना करता, उससे भरोसा करके तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं उसे धोखा देता। और वैसे भी मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? तुम लगती क्या हो मेरी? बख्तावर के दिल को कुछ हुआ। पता नहीं आखिरी बात उसे इतनी बुरी क्यों लगी थी। मैं अगर आपकी कुछ नहीं लगती हूँ तो एटलीस्ट इंसानियत के नाते ही आप मेरी हेल्प कर देते। आप जैसी लड़कियों के साथ तो बहुत बदतर सलूक करना चाहिए, जिनको ना अपने बड़ों का एहतराम करना आता है और ना उनसे तमीज़ से बात करनी आती है। लाड के नाम पर सबको सर पे चढ़ा लेती हैं। इंसानियत के नाते मैंने आपकी जान बचाई है, इतना काफ़ी है। मैं अपने बड़ों का बहुत अच्छे तरीके से एहतराम करती हूँ, उनकी इज्जत। मैंने जो ज़रा सी कोताही की हो, मेरे मामा ने जहाँ मुझे ढेरों लाड दिया वहीं मेरी अच्छी तरबियत भी की। आप ना सिर्फ मेरी इंसल्ट कर रहे हैं बल्कि मेरे खूबसूरत दिल के मालिक मेरे मामा की भी, जिनका पहला मोटो था रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। और मैं अपने मामा का सर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। दूसरा, मेरा आपसे मुखातिब होने का अंदाज बुरा था क्योंकि आप वो पहले शख्स हैं जिनका अंदाज काफ़ी कटीला था। मगर मेरा वादा है, आपसे अब से तमीज़ से बात करूंगी। अदाद के चेहरे की तासुआत बदले लेकिन लहजा नहीं। बहुत एहसान होगा मिस बख्तावर आलम आपका, जो आप मुझसे अब तमीज़ से बात करेंगी। देर आए दुरुस्त है, मगर मैं अब इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ करने से पहले याद रखिएगा। वो अब घर पहुंच चुके थे। उतरने से पहले बख्तावर ने कहा, आप मेरे लगते ही क्या हैं जो मुझे बर्दाश्त करे? हर कोई वाकई मामा नहीं होता। आखिरी जुमला उससे ऐसे ही से कहा। एक सेकंड। वो लॉन्च में आई तो उसके पीछे कुछ देर बाद गदाद आया।
जी। उससे मुड़कर देखा तो हदाद के हाथों में मौजूद बॉक्स देखकर चौंक पड़ी। तुम्हारा बाजू जख्मी हुआ है, लेट मी हेल्प यू। बख्तावर उसकी इस बात पर उसे तंग नजरों से देखने लगी, फिर अपने बाजू को, नहीं शुक्रिया, पानी से धो दूंगी, फिर सनी प्लास लगा लूंगी, ये खून की वजह से ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा बैठिए, मुझे ये, नहीं, मैं ठीक हूँ, पर टिपिकल डायलॉग नहीं सुनने। ये आदमी एक ही वक्त में सख्त और नरम कैसे बन जाता है। बख्तावर सामने वाले सोफे पर बैठ गई, हदाद उसके साथ ही बैठा। उसकी मौजूदगी इतनी अजीब भी लग रही थी और कुछ अच्छी भी। ये शख्स अगर वक्त पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। जब उससे कहा कि अगर वो कुछ सेकंड देर कर देता तो वो कहाँ जाता, तो दिल में एक अजीब सी कली फूटने लगी। वो बहुत ज़्यादा सख्त था, मगर दूसरी तरफ वो साफ दिल का मालिक भी था। उसको देखकर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों होता है, हालांकि वो वाकई उसका कुछ नहीं लगता था, मगर इस तन्हाई में वो उसकी खूबसदा नहीं हो रही थी, जैसे बाकियों के वक्त वो अक्सर हो जाया करती थी। एक मामा और एक ये शख्स उसका सारा खौफ एकदम भुला देते थे, शायद उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। जैसे वो एकदम जावेद के ऊपर जाने से डर गई थी। हाँ, वो पुरसुकून होने के बावजूद भी डर गई थी, हालांकि वो सिकंदर का राइट हैंड था, जबकि हदाद को किसी गन की ज़रूरत नहीं थी। वो अगर जावेद की जगह ऊपर चला जाता तो वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाती। ये शख्स उससे कुछ नहीं होने देगा, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी का खौफ हावी हुए। हाँ, बाकी तो सिकंदर के डर से उसका ख्याल रखते थे, उसकी हिफाजत करते थे, लेकिन ये, मगर बख्तावर, ये तो अपनी भतीजी के लिए सब करते हैं, उन्हें भी तो तुम्हारे मामा का डर है, सिकंदर मामा का नहीं, मगर हन्नान मामा का डर तो है ना। वो सोचते हुए बैठी, फिर किसी जलन के एहसास पर उससे सिसकी ली। सॉरी, थोड़ी सी जलन होगी, कहाँ लगी थी तुम्हें? वो एंटीसेप्टिक रुई में डूबे उसके जलन पे लगाते हुए पूछ रहा था। पता नहीं, मुझे याद नहीं, बख्तावर ने थकी हुई आवाज़ से कहा। भाग क्यों नहीं थी? मेरे पीछे कुत्ता लग गया था। अर्थात उसे रुक कर देखने लगा। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंसे बगैर न रह सका। बख्तावर को बड़ी उलझन हुई उसकी हंसी से। कुत्ते चुड़ैलों को नहीं काटते। हंसते हुए उससे बख्श से कहा। बख्तावर ने अपने बाजू तेजी से पीछे किए। मैं चुड़ैल नहीं, इंसान हूँ। अच्छा, आप अपने आप को इसके बाद भी इंसान ही समझती हैं? हैरत की बात है। क्यों? जब आप इतने बड़े से रीच होकर खुद को आदमी कहते हैं, तो आपको लगता है मैं अपनी गलतियों की वजह से खुद को इंसान समझने की बजाय शैतान समझूं? अदात के माथे पे बल आए। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। नहीं जी, ऐसा करके आप शैतान की तौहीन कर रही हैं। वो लोगों को गलत काम की तरफ उकसाता है, ना कि लोगों से एंड लेवल की बेवकूफ़ी करवाता है। आपकी हरकतों से तो वो भी कानों को बाकायदा हाथ लगाता है। बख्तावर उठ गई। बड़ी उसकी तरफदारी कर रहे हैं, जाहिर है शैतान के हाल ऊंचो लगे। शक्ल से अबलीस की पुप्पा लगते हैं आप। बेवकूफ़ी मेरी ये थी कि मैं पैदल घर आने का फैसला किया, मगर इससे मेरा क्या कसूर कि कुत्ता मेरे पीछे लग गया। आप चाहते थे कि मैं रुक कर इंतज़ार करती। हाँ, आ जाओ, मुझे खा लो। इस सब वाक़े के बावजूद तुम्हारी अकल टिकाने में नहीं आई। तमीज़ सिखाने के लिए मुझे अब तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्या? वो भी उठकर उसके सामने आया। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरे ज़ख्म पर मरहम लगाया, मगर आप ये मत भूलें कि आपने दोपहर में मेरे से बहुत बदतमीज़ी की थी। फिर मेरा बैग चुरा कर ले गए, उसके बाद ज़बरदस्ती किचन साफ़ करने का कहा, फिर उसके बाद घर अकेले छोड़कर चले गए। कोई चोर आ जाता तो? वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोली। ओह, नन्ही काकी के साथ जुल्म कर दिया मैंने। और जो तुम हर सेकंड अपनी और मेरी उम्र का फ़र्क भुलाए मेरे साथ बदतमीज़ी करती हो, उसका क्या? हाँ, जिस तरह लंच के टाइम तुमने मेरी शर्ट गंदी की थी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक उसका हशर बिगाड़ देता। तुम लगी इसलिए हो कि हन्नान मुझे अजीज़ है। कमर पर हाथ रखे वो झुककर गंभीर लहजे में बोला। ओहो, बहुत अजीज़ होते ना, अगर आपको वो, तो आपका लहजा मेरे से सख्त ना होता, लफ्ज़ों में तंज के तीर ना फेंक रहे होते। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका लिहाज आप सिर्फ मेरा गला ना दबा कर रहे हैं, बाकी आप सब काम कर रहे हैं। हदात मुस्कुराया, उसकी काली आंख के साथ सफ़ेद आंख भी चमक उठी। बड़ा जानती हो मुझे, गला दबाने से ज़्यादा मैं तुम्हें सीधा शूट करना पसंद करूँगा, खासकर तुम्हारी ये कैंची जैसी ज़ुबान। इसको तो काटने का मेरा ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। बैंडेज करवा लो, नन्ही सी बच्ची को इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं बच्ची नहीं हूँ, अलबत्ता आप बुजुर्ग हैं और मुझे किसी पट्टी वट्टी की ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया।
वो जाने लगी कि हदाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। बख्तावर का दिल एक लम्हे को रुक गया। एक सेकंड, तुम भूल क्यों गई कि तुम्हारे मामा को जब मैं ये बात बताऊंगा तो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? अब तो बख्तावर का दिल मामूली रफ्तार की बजाय गुस्से की वजह से तेजी से धड़कने लगा। एक हाथ झटक कर तेजी से घूमी। अब आप मुझे धमकी देंगे? उदात की पन में एकदम ऊपर हुई। नहीं, एक डील करूंगा तुमसे, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। बॉक्स को बंद करते हुए उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहा। और वो डील क्या होगी भला? डील बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ, क्या है तुम्हें फर्क पड़ता है कि मैं हन्नान को तुम्हारी हरकतों का बताऊं? आपने जब ये काम करना ही है तो मैं क्यों ख्वामखा आपसे डरूं या आप अपने आप को टॉर्चर करूं? मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं नहीं चाहती मेरे मामू परेशान हो। वो मुझसे प्यार करते हैं, एक भांजी की तरह नहीं बल्कि एक बहन और बेटी की तरह। उससे भी बढ़कर मेरे अपने प्यारे शेरू मामा को पता लगा तो वो अपसेट हो जाएंगे, सारा काम शाम छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। वरना मैं उनके गुस्से से बिल्कुल नहीं घबराती। उन्होंने महज चंद बातें ही सुनानी और अब उनका गुस्सा बनता है। उसकी इतनी लंबी बात पे उदास तंग नजरों से उसे देखने लगा। बंदी निडर है भाई। चलो, तुम्हारे मामा को परेशानी से बचाने के लिए तुम एक काम तो करोगी मेरा? बख्तावर ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे इतनी चैलेंजिंग नजरों से क्यों देख रहा था?